जैसे कि इटली के अंदर जितनी भी पीएचडी की पोजीशंस होती हैं, उसमें से तकरीबन 99% फंडेड होती हैं। कुछ यूनिवर्सिटियाँ ऐसी अभी भी हैं जिसमें कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। इटली में एक अच्छी बात ये है कि आपको प्रोफ़ेसर से या किसी से भी पहले राब्ता करने की ज़रूरत नहीं आती। हमें लग रहा है रिसर्च प्रपोजल की वजह से हमें रिजेक्शन आ रही है, तो इन 3 चीज़ों में मतलब आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? तो मैंने उसी टॉपिक को एक्सपेंड करके अपना प्रपोज़ल बनाया और यहाँ इटली में अप्लाई किया और मुझे 5-6 यूनिवर्सिटी से उसका रिस्पॉन्स आया। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। तो आप में से कुछ लोग तो फैसल भाई को ऑलरेडी जानते होंगे पाकिस्तान स्कॉलरशिप्स लीग ग्रुप से। वहाँ मतलब बड़ी देर से बड़ी डिटेल्ड गाइडेंस दे रहे हैं पीएचडी की। पर मुझे भी बड़े लोग क्वेश्चंस पूछते थे, तो मैंने रिक्वेस्ट की फैसल भाई से और फैसल भाई वाज काइंड इनफ टू एग्री ऑन मेकिंग दिस वीडियो। सो थैंक यू अगेन फैसल भाई। फैसल भाई, पहले तो आप अपना एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन करवा दें, फिर हम मूव ऑन करते हैं। बहुत शुक्रिया शहरोज़, आपने मुझे इनवाइट किया और मौका दिया कि मैं आपके तवज्जुह से जो आपके व्यूअर्स हैं उन तक पहुँचूँ। और मैं, जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान स्कॉलरशिप लीग पे मैं पीएचडी के हवाले से काफ़ी एक्टिव हूँ और लोगों को वहाँ गाइड करता रहता हूँ। तो मेरी कोशिश है कि जितने ज़्यादा लोग आ सकें इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बात जहाँ तक मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन है वो यही है कि मैंने जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ रोम तोर वर्गादा से मैंने अभी रिसेंटली अप्रैल में ही अपनी पीएचडी कंप्लीट की है। मैं 2019 में यहाँ पीएचडी के लिए आया था और अब मैं आजकल यहाँ इटली में ही यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्दानो में एज अ रिसर्चर मैंने जॉब स्टार्ट की है, कुछ दिन ही हुए हैं अभी। तो ये मेरा बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। लेकिन जहाँ तक बात है कि जब मैं 2019 में आया था उस वक्त यहाँ पाकिस्तानी पीएचडी स्टूडेंट्स जो थे वो तकरीबन पूरे इटली में बमुश्किल जो है वो 150 के करीब होंगे। उसके बाद मैंने और कुछ और भी ग्रुप मेंबर्स हैं, उन्होंने जो है वो काफ़ी कोशिश की और अब माशाल्लाह जो मेरा एस्टिमेट है अराउंड 2000 के करीब पीएचडी स्टूडेंट्स हैं सिर्फ इटली में इस वक्त। तो अभी भी बहुत ज़्यादा गैप बाकी है। इटली में हर साल 20,000 से ज़्यादा पीएचडी की स्कॉलरशिप्स ऑफर होती हैं, तो जिसमें से पिछले 2 सालों में पाकिस्तानी जो है वो 500 के करीब वो स्कॉलरशिप्स विन करते हैं। मेरी ये कोशिश है, मेरी ये ख्वाहिश है कि एटलीस्ट 1000 पाकिस्तानी हर साल इन 20,000 में से स्कॉलरशिप को हासिल करें। तो उसी हवाले से कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। अब आपके जो भी सवाल है मेरी कोशिश होगी कि जो मुझे इन्फॉर्मेशन मैं उनको देता रहूँ। जी। आपकी इन कोशिशों का रिजल्ट हमें मिलान में भी देखने को मिल रहा है। मैं मिलान में 2 साल पहले आया था और तब इधर पीएचडी के बड़े कम थे। विद इन ये 2 इयर्स स्पेशली इधर एक और यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो बिकोका, शायद आपको पता ही जी हो, जी बिल्कुल। उधर तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं। मतलब हर मंथ एक दो स्टूडेंट आ रहा होता है पाकिस्तान से ऑलमोस्ट। तो वो तो आपकी कोशिशों का लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो इंशाल्लाह अब इटली में ऑप्शंस भी बहुत है, पोजीशंस बहुत पब्लिश होती रहती हैं, तो फिर कोशिश करनी चाहिए सबको। तो पहला क्वेश्चन तो मेरा ये होगा कि ठीक है, कॉल्स पब्लिश हो रही हैं, पर कोई एक ऐसा सोर्स है जहां स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि जो भी यूनिवर्सिटी कॉल पब्लिश कर रही है वो उधर मतलब अपलोड हो रही है और उधर उन्हें सारी ऑप्शंस मिल जाएं उनसे, फील्ड उनकी फील्ड से रिलेटेड और वैसे भी ओवरऑल। जी बिल्कुल, एक इटालियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री की एक वेबसाइट है bandi.miur.it, मैं आपको उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। वहाँ पर जितनी भी इटली में पीएचडी की स्कॉलरशिप्स ऑफर होती हैं वहाँ पर उनका पोस्ट होना ज़रूरी होता है। लेकिन वो वेबसाइट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है और वो इटालियन में है, तो आमतौर पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वो समझ नहीं आती। लेकिन अगर कोई चाहे तो डायरेक्टली उस वेबसाइट पे भी जा सकता है। अगर वो नहीं करना चाहता वो उसके पास उसको थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, तो उसका अल्टरनेटिव ये है कि पाकिस्तानी स्कॉलरशिप लीग पर मैं खुद भी जितनी भी इटली में पीएचडी की स्कॉलरशिप्स आती हैं उनको खुद पोस्ट करता हूँ। हैशटैग यूज़ करता हूँ पीएचडी इन इटली। तो आप उस हैशटैग को यूज़ करके भी सारी सर्च कर सकते हैं। और मैं जब ग्रुप में पोस्ट करता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि उसकी फीस है या नहीं, डेडलाइन कब है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स इस यूनिवर्सिटी में हैं। तो मैं ये सारी बेसिक डिटेल भी कोशिश करता हूँ कि मैं डाल दूँ और डायरेक्ट लिंक जहाँ से आपको वो कॉल या वो मिल जाएगी उसका डाल दूँ। तो वो भी एक अल्टरनेटिव है अगर आप वहाँ से नहीं करना चाहते। इसके अलावा स्कॉलरशिप नेटवर्क एक बहुत बड़ा ग्रुप है पाकिस्तान में स्कॉलरशिप के हवाले से, जिसमें वकार बेग जो है उसके एडमिन, वो खुद हर मंडे को एक फाइल अपडेट करते हैं रेनफॉल के नाम से। उस फाइल में भी इटली में जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती हैं उनके लिंक दिए हुए होते हैं जिन जिनकी कॉल ओपन होती है। तो वो एक पीडीएफ फाइल होती है, वो भी एक तरीकेकार है। तो अगर कोई ढूंढना चाहे तो उसके लिए कोई मसला नहीं है। मतलब ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मौजूद हैं और एक ही जगह आपको सब कुछ मिल जाएगी।
इसी तरीके से पाकिस्तानी स्कॉलरशिप लीग में डॉक्टर जुनैद जो हैं वो भी एक पोस्ट कंपाइल करते हैं, जो कि पिन पोस्ट है वहां पर। उसमें जितनी भी यूनिवर्सिटीज इटली के अंदर जिनकी पीएचडी की स्कॉलरशिप ओपन होती है वो भी उनकी लिस्ट डेट वाइज के हिसाब से दी हुई होती है। तो आप इन चारों में से जहां से भी चाहें आप, आपको इटली में जितनी भी पीएचडी की स्कॉलरशिप से मिल जाएंगी। जी। आप वो लिंक शेयर कर दीजिएगा इटालियन मिनिस्ट्री वाला भी, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी वैसे तो जी। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे वो मोस्ट प्रोबेबली ऑलरेडी पाकिस्तान स्कॉलरशिप्स लीग और स्कॉलरशिप नेटवर्क ग्रुप में होंगे, पर मैं चलें उनके लिंक्स भी शेयर कर दूंगा अगर एक दो बंदा भी आ जाए इसके थ्रू। तो जी। जी। इसके अलावा जब पीएचडी की बात होती है और कुछ लोग जो खुद इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करना चाहते वो इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस भी पूछ रहे होते हैं, ये फुली फंडेड है, हमें फी पे करनी पड़ेगी, मतलब जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं, उनको बस थोड़ा सा बेनिफिट्स का ओवरऑल बता दें ताकि उन्हें एक आइडिया हो जाए, पता चल जाए। मैं इसमें एक चीज क्लियर कर दूं कि इसके बेनिफिट्स के हवाले से, कि इटली के अंदर जितनी भी पीएचडी की पोजीशंस होती हैं उसमें से तकरीबन 99% फंडेड होती हैं। हम्म। तो हर, और इसमें इटली में ये भी नहीं है कि फिक्स नहीं है, हर साल डिपेंडिंग ऑन यूनिवर्सिटी को कितना बजट मिला है। तो लेट्स से कि मेरा डिपार्टमेंट जो है उसमें एक साल 6 फंडेड पोजीशन है, नेक्स्ट ईयर उसमें 10 होंगी, उससे अगले साल सिर्फ 2 होंगी। तो डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी को कितना फंड मिला है और उस डिपार्टमेंट को स्पेसिफिकली उस साल कितना फंड मिला है। तो हर डिपार्टमेंट में, और बाज औकात ऐसा भी होता है कि कुछ डिपार्टमेंट जो कि लिटरेचर या आप कह लें इटालियन हिस्ट्री या ग्रीक हिस्ट्री के कुछ डिपार्टमेंट है, वहाँ हर साल आती भी नहीं है हर यूनिवर्सिटी में, मतलब दूसरी यूनिवर्सिटी में होती है तो वहां पर नहीं आती। तो एक चीज तो ये जहन में रखें कि जितनी भी आती हैं वो फंडेड ही होती हैं, हम्म। 99%। और दूसरी बात ये है कि फंडेड में जब होती हैं तो तकरीबन आपको फीस इटली में वैसे भी बहुत थोड़ी सी है, और ऑलमोस्ट बहुत ही कम यूनिवर्सिटी हैं जहाँ आपको फीस देनी पड़ती है, लेकिन ये डिपेंडिंग ऑन यूनिवर्सिटी रूल्स पे डिपेंड करता है। फॉर हम्म। एग्जांपल मैं अपनी बात करूं तो यूनिवर्सिटी ऑफ रोम तो वर्गाता में मैं था, वहां पर मुझे कोई भी फीस नहीं देनी होती थी। पूरे 3 साल में मैंने सिर्फ यूनिवर्सिटी को जो एप्लीकेशन फीस मैंने जब अप्लाई किया था उन्होंने उस वक्त नहीं ली थी, बल्कि जो मेरी पहली सैलरी आई थी उसमें से काटी थी। तो मुझे कोई भी नहीं, लेकिन इसी के अलावा रोम में सपेंजा यूनिवर्सिटी है, उसमें हर हम्म। स्टूडेंट को, जो पीएचडी स्टूडेंट को हर साल 16 यूरो देने पड़ते हैं, जो कि मुझे नहीं देने 16 यूरो। पड़ते थे। सिमिलरली रोमा त्रे यूनिवर्सिटी रोम के अंदर, ये उसमें हर पीएचडी स्टूडेंट को 156 यूरो पर ईयर देने पड़ते हैं। इसी तरीके से जो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जो फीस होती है वो पलर्मो यूनिवर्सिटी के साल के 600 यूरो पीएचडी स्टूडेंट्स को देने पड़ते हैं। तो लेकिन ये रेंज है, अब आपका डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी में उन्होंने क्या स्ट्रक्चर उसको किया हुआ है, तो वो डिपेंड करता है। और सिमिलरली जो मिनिमम अमाउंट है वो आपको 1195 यूरो एज ऑफ नाउ, इस पर डिस्कशन चल रही है, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर इसको बढ़ा के 1400 यूरो कर दें, लेकिन एज ऑफ नाउ 1195 यूरो आपके अकाउंट में जो आता है हर महीने वो आता है। हम्म। फिर इसके अलावा ये मिनिमम है, लेकिन हर यूनिवर्सिटी के फिर अगेन इस पे भी डिफरेंट रूल्स हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटी हैं वो आपको फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं वो आपको इससे ज्यादा प्रोवाइड करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटेक्निकल मिलानो है, वहां पर आपको 1450 यूरो मिलते हैं। फिर इसके अलावा बरगामो यूनिवर्सिटी है, वहाँ आपको 1350 मिलते हैं। या बोल्जानो जिस यूनिवर्सिटी में आजकल मैं हूँ, यहाँ पर स्टूडेंट को 1325 मिलते हैं। तो डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर कि उन्होंने कुछ एडिशन अपनी तरफ से करते हैं, लेकिन 1195 से कम नहीं होता। सिमिलरली कुछ यूनिवर्सिटीज आपको फ्री अकोमोडेशन देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज आपको फ्री फूड देती हैं। फॉर एग्जांपल लुइस का जो मेडिकल कैंपस है रोम के अंदर, वहां पर आपको फ्री अकोमोडेशन के साथ फ्री लंच और डिनर भी मिलता है पीएचडी स्टूडेंट को। सो तो ये डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम 1195 यूरो है, जो कि आपको खुद अंदाजा है कि बहुत ही रीजनेबल अमाउंट है इटली में। इवन एक बंदे के लिए, दो बंदे के लिए, या इवन 3 से 4 लोगों की फैमिली के लिए भी अमाउंट बहुत काफी है। तो ये बेसिकली एक छोटा सा वो मैंने कोशिश की है कि जितनी भी चीज आइडिया थे, क्योंकि बाद लोग कहते हैं कि आपने तो ये कहा था इसमें ये, तो डिपेंड करता है। तो 1195 से लेकर इवन मैंने 1700 यूरो तक देखी है पीएचडी स्कॉलरशिप। डिपेंड यूनिवर्सिटी रूल्स, वो जब कॉल आती है उस पर लिखा हुआ होता है, तो हर यूनिवर्सिटी का रोल अलग होता है। जी। तो वही ये जो स्लाइड डिफरेंसेस है, ये अगर कॉल पढ़ लेंगे स्टूडेंट्स तो उन्हें आइडिया हो जाएगा कि एग्जैक्टली इस यूनिवर्सिटी के लिए क्या है। तो इसके अलावा एक और बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है फैसल भाई, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमें एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है प्रोफेसर से पीएचडी के लिए अप्लाई करने के लिए। चाइना की वजह से ये लोगों में बड़ी मिसकंसेप्शन या कुछ कंट्रीज के लिए होती भी है वैसे, तो इटली के बारे में आप बता दें इसका। इटली के बारे में मैं ये कहता हूँ कि इटली में एक अच्छी बात ये है कि आपको प्रोफेसर से या किसी से भी पहले राब्ता करने की जरूरत नहीं आती। आपने उसी तरीके से, जिस तरीके से आप मास्टर्स या बैचलर्स के लिए किसी दुनिया के किसी हिस्से में
आप अप्लाई करते हैं, आप इटली में पीएचडी के लिए आप डायरेक्ट सिर्फ जो कॉल आती है उस पर लिंक आता है, लिंक पे जाके आपने अप्लाई करना होता है, जो भी उसका प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए तकरीबन पहले जब 2019 में मैं आया था, तकरीबन सिर्फ 15 से 20% ऐसी यूनिवर्सिटीज थी जो आपसे एप्लीकेशन फीस डिमांड करती थी, लेकिन एज ऑफ लास्ट ईयर ये बढ़ते बढ़ते इस साल मेरा ख्याल है कि ऑलमोस्ट 60% यूनिवर्सिटीज जो है वो आपसे एप्लीकेशन फी भी डिमांड करती हैं। इसकी रेंज 5 यूरो से लेकर 100 यूरो तक के दरमियान है, लेकिन यूजली यूनिवर्सिटीज 25 और 30 यूरो लेती हैं मेजोरिटी। लेकिन स्टिल अभी भी तकरीबन इटली में 100 के करीब यूनिवर्सिटियां हैं जहाँ पर पीएचडी स्कॉलरशिप ऑफर होती है। जैसे लास्ट ईयर 97 थी, इस साल 103 है, तो हम 100 कर लेते हैं ताकि आसानी आसानी हो जाए। तो 100 हम्म। हैं तो लेट्स से कि 60 यूनिवर्सिटियों में कुछ ना कुछ एप्लीकेशन फीस, और 40 यूनिवर्सिटियां ऐसी अभी भी हैं जिसमें कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है अप्लाई करने के लिए। आपको प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब इटली में दो किस्म की स्कॉलरशिप्स आती हैं, एक ओपन टॉपिक पे आती हैं और एक स्पेसिफिक टॉपिक पर आती हैं। तो अगर आप किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्रोफेसर को अपना प्रपोजल बनाने कर आप पहले उनको ईमेल कर दें कि सर मैं इसमें अप्लाई करना चाहता हूँ, ये मेरा प्रपोजल है, काइंडली आप इसको एक रिव्यू कर दें। तो वो हम्म। आपके लिए एक एडवांटेज होगा कि अगर वो आपको पहले ही उसमें कोई गाइड वगैरह कर देगा। अब पाकिस्तानी स्टूडेंट का अक्सर मसला ये होता है कि वो अक्सर लोग मुझे मैसेज करते हैं, जाहिर सी बात है मैं हमेशा तो ऑनलाइन नहीं होता, कि हम्म। सर 10 बजे हैं और 12 बजे डेडलाइन है, काइंडली इसका ये बता दें मैं फंस गया हूँ। तो वो अब जाहिर सी बात है मेरी अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमेशा ऑनलाइन नहीं होता, तो हम्म। बहुत सारे स्टूडेंट्स की फिर एप्लीकेशन इस वजह से मिस हो जाती है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप जितनी जल्दी हो सके आप अप्लाई कर दें, लास्ट डेट तक वेट ना करें। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरी फलां जगह इंटरव्यू है तो मैं उसका रिस्पॉन्स आएगा तो फिर करूंगा। तो अगर आप अप्लाई कर देंगे तो कोई नुकसान तो नहीं है, या एटलीस्ट आप हम्म। उसके आखिरी तक पहुंच जाएं, जब आपने सिर्फ फीस पे करनी हो तो आप वहां पर आकर रुक जाएं कि आप अगर किसी चीज का वेट कर रहे हैं तो फिर, ताकि अगर खुदा ना खास्ता आपको आखिर में मसला ना हो। तो ये बहरहाल बात कहाँ से चली थी कहाँ तक पहुंच गई, लेकिन बेसिकली ये है कि आपको जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप पहले प्रोफेसर से रब्ता कर लें और उनसे कुछ फीडबैक ले लें तो डेफिनेटली ये आपके लिए एडवांटेज होगा आपके लिए। जी। तो अब स्टूडेंट्स के अगर बहुत ही एक्सेप्शनल ग्रेड्स नहीं है बैचलर्स और मास्टर्स में, और पब्लिक, ये मैं दो तीन क्वेश्चंस को ज्वाइन कर देता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं हमारी पब्लिकेशंस नहीं है या सिर्फ एक दो है, और एक ये पब्लिकेशन का और एक्सेप्शनल ग्रेड्स नहीं है, और रिसर्च प्रपोजल कई कहते हैं हमसे नहीं बन रहा सही, हमें लग रहा है रिसर्च प्रपोजल की वजह से हमें रिजेक्शन आ रही है। तो इन तीन चीज़ों में मतलब आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि, और सीवी भी चले ऐड कर लें, सीवी भी सारी बात है ज़रूरी होती होगी काफ़ी, तो इस पे ज़रा रोशनी डाल दें काइंडली। अच्छा, मैं इसका वन बाय वन जवाब दे दूं कि हम्म। नंबर एक तो इटली के अंदर जो आपके पुराने ग्रेड्स हैं टोटल, यूजली मैं यूजली बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटीज का अलग स्केल भी होता है, लेकिन लेट्स से कि 70 80 90% यूनिवर्सिटीज का स्केल आउट ऑफ 100 होता है। उस आउट ऑफ 100 में से 40 मार्क्स यूजली आपके इंटरव्यू के लिए होते हैं, 60 मार्क्स आपके पब्लिकेशन, बाकी सारा क्राइटेरिया होता है। तो उस हम्म। 40 में से जो आपके पुराने ग्रेड्स के जो मार्क्स होते हैं वो सिर्फ 3 होते हैं, और सिमिलरली जो आपकी पब्लिकेशन के मार्क्स होते हैं वो भी सिर्फ 3 होते हैं। अगर आपकी 20 पब्लिकेशन है तो तब भी आपको मैक्सिमम 3 मिलेंगे, अगर आपकी एक हम्म। पब्लिकेशन है तो वो आपको 1 या 2 या 1.5, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ योर जर्नल आपको मिलेंगे। तो आपको 100 में से सिर्फ 6 मार्क्स जो हैं वो आपके बेसिकली आपका ग्रेड और आपका पब्लिकेशन। चले ये दोनों चीजें तो साइड पे हो गई हाँ मतलब ये एक डेफिनेटली तरह से। इम्पोर्टेंट है लेकिन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। हम्म। मतलब अगर आपका ग्रेड अच्छा नहीं था तो आप इसको कवर कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा चीज जिसकी वैल्यू है वो आपका है प्रपोजल। आउट ऑफ 100 में से यूजली 25 मार्क्स जो हैं वो प्रपोजल के होते हैं, और अगर आपका प्रपोजल अच्छा होगा तो आप इंटरव्यू में भी उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम्म। बेसिकली आप ये समझ लेंगे प्रपोजल जो है 40 + 25 आपका 65, जो टोटल मार्क्स हैं वो आपके प्रपोजल के हैं। तो प्रपोजल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप हमेशा प्रपोजल पे फोकस करें, उसको ध्यान दें। उसके लिए अगर आप अपना खुद से टॉपिक कर रहे हैं तो मैं उसके लिए आपको एक, मैं अक्सर लोगों को टिप देता हूँ कि उसके सबसे आसान तरीका ये है कि आप क्या करें कि आपकी फील्ड की जो भी टॉप यूनिवर्सिटी है आप क्यूएस रैंकिंग पे चले जाएं, टाइम्स हायर एजुकेशन पे चले जाएं, या आपकी फील्ड का कोई भी प्रोफेसर है, गूगल स्कॉलर पे आप सर्च कर लेंगे कौन सा टॉप प्रोफेसर है, आप उसकी प्रोफाइल पे चले जाएं। आप स्पेशली अगर आप स्कैंडिनेविया, यूएस या कनाडा की किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पर पीएचडी हमेशा किसी प्रोजेक्ट से एसोसिएट होती है।
तो आप अपनी यूनिवर्सिटी की आपकी फील्ड की टॉप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, आप अपने डिपार्टमेंट में देखें और देखें कि वो किन चीज़ों पर काम कर रहे हैं, उनके पास कौन सी पीएचडी प्रपोजल के लिए कॉल ओपन है, कौन सी पोस्ट डॉक्स के लिए कॉल ओपन है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि जो लोग आपकी फील्ड में टॉप पर हैं वो किस चीज़ पर काम कर रहे हैं। तो हम्म, आपको इससे एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि ये रिसर्च टॉपिक या ये रिसर्च जो है एरिया है वो काफी अच्छा है। उसमें उन्होंने छोटी मोटी डिस्क्रिप्शन भी दी होती है। आप उससे मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि जो पहला ही टॉपिक हो आप उसको सिलेक्ट कर लें, बल्कि हमेशा जाहिर सी बात है 10 15 20 टॉपिक होते हैं, मुख्तलिफ एरियाज मुख्तलिफ प्रोफेसर होते हैं। तो आप उसको देखें और जो आपको लगता है कि हाँ यार ये मुझसे इंटरेस्टेड है, फिर आप उससे आइडिया लें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं जो है मैन्युफैक्चरिंग में मैं काम करना चाह रहा था। तो उस वक्त जो है वो स्वीडन के लुंड यूनिवर्सिटी जो है वो हमारी फील्ड में एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो मैंने वहां पर एक पीएचडी पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए खोला, तो वहां पर जो प्रपोजल था मुझे टॉपिक था अच्छा लगा। तो मैंने उसी टॉपिक को एक्सपेंड करके अपना प्रपोजल बनाया और यहाँ इटली में अप्लाई किया, और मुझे 5 6 यूनिवर्सिटी से उसका रिस्पॉन्स आया, क्योंकि वो एक हम्म, फ्यूचरिस्टिक प्रपोजल था, वो फ्यूचर पे काम कर रहे थे। तो सिमिलरली आप भी उस उधर से आइडिया लें और आप उसको अपनी सीवी में उसको अपने प्रपोजल में इनकॉर्पोरेट करें। फिर उसके बाद देखें, आजकल चैट जीपीटी भी मौजूद है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि चैट जीपीटी को यूज ना करें लिखने के लिए, बल्कि आप लिखें खुद। उसके बाद चैट जीपीटी से उसको इम्प्रूव करवा लें कि आपने जो भी लिखा है उसको कहेंगे इसको एकेडमिक, राइट इट इन एकेडमिक वे, राइट इट इन अ बेटर इंग्लिश, एलेबोरेट दिस टॉपिक लिटिल बिट मोर। तो आप उससे वो ले सकते हैं। और एट द एंड आप हमेशा अपने पीएचडी प्रपोजल में एक थोड़ी सी लिमिटेशंस की लाजमी वो डालें, उससे पता चलता है कि इस बंदे को इस प्रोजेक्ट पे ग्रिप है। अब डिपेंडिंग ऑन योर फील्ड कि आपकी क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं, लैब इक्विपमेंट एक्सपेंसिव है, डेटा नहीं मिलता है, या जो भी आपकी फील्ड है। और एक छोटी सी एक टाइमलाइन भी डालें, जो रफ सी टाइमलाइन हो। इटली में 3 साल की पीएचडी होती है, तो आप 3 साल की टाइमलाइन डाल दें। मतलब वो एक्यूरेट होने की जरूरत नहीं है, बस वैसे ही डाल दें कि मतलब 6 महीने में कोर्स वर्क करूंगा, 6 महीने में आइडिया जनरेट करूंगा, 6 महीने बीच में मैं जो है ना डेटा कलेक्ट करूंगा, पेपर लिखूंगा। मतलब एक छोटी सी, ताकि उससे ये इंप्रेशन जाता है कि हाँ ये बंदा जो बात कर रहा है इसको पता है कि व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो आप उसको यूज करके अपने प्रपोजल को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन मैं उसमें आपको हमेशा यही कहूंगा कि आप अपने सुपरवाइजर जो आपका मास्टर्स का है, या जो भी आपकी यूनिवर्सिटी के सीनियर हैं, वो आपको बेहतर इनपुट दे सकते हैं उस प्रपोजल के हवाले से। अ, अब लेट्स से कि मैं सप्लाई चेन पे काम कर रहा हूँ, तो मैं सप्लाई चेन के हवाले से तो फीडबैक दे सकता हूँ। लेकिन अगर मुझसे कोई कहे कि किसी और चीज में मुझे फीडबैक दें, तो मैं डेफिनेटली उसके हवाले से किसी को गाइड नहीं कर सकता। तो ये है कि आप अपने सीनियर से, अपने दोस्तों से राब्ते में रहें, उनके वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं इसके हवाले से। जी। और ये रिसर्च प्रपोजल का कोई स्पेसिफिक टेम्पलेट होता है जो यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करती हैं, उस टेम्पलेट पे बनाया जाए, या इस तरह का कोई सीन होता है? अ, चंद एक यूनिवर्सिटियां हैं जो एक टेम्पलेट देती हैं, लेकिन वो टेम्पलेट बेसिकली सेम ही टेम्पलेट होता है। उन्होंने बनाया होता है कि इंट्रोडक्शन, स्टेट ऑफ द आर्ट लिटरेचर रिव्यू को कहते हैं। हमारे यहाँ लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट क्या है, क्योंकि हम लिटरेचर रिव्यू कहते हैं आमतौर पर पाकिस्तान में या एशिया में, ये यहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट कहते हैं। तो लिटरेचर रिव्यू, फिर मेथोडोलॉजी, वो उन्होंने एक फॉर्मेट दिया होता है। लेकिन अगर आपने अच्छा प्रपोजल लिखा हुआ है, तो अगर आप और इटली में अच्छी बात यह है कि जो मैं पहले कहना भूल गया, कि आप एक ही रिसर्च प्रपोजल से इटली की 100 यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि आपको हर बार नया प्रपोजल लिखना है। अगर आप ओपन हम्म, पोजीशंस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो आप एक दफा उस प्रपोजल पर टाइम लगाएं, जान मारें, उस पर 3 4 महीने स्पेंड करें, उसको रिव्यू करें, और उसमें अच्छी साइटेशंस डालें। तो आप हम्म, फिर उसको आपने लिख लिया, तो अगर यूनिवर्सिटी ने कोई टेम्पलेट भी दिया है, तो आपने सिर्फ उसको कॉपी पेस्ट करके उस टेम्पलेट में इनपुट करना, में भी थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे करना पड़े। लेकिन मेजोरिटी में जरूरत नहीं होती। आप जो भी आपकी फील्ड में रनिंग टेम्पलेट है आप उसको यूज कर सकते हैं। कोई उसमें स्पेसिफिक इस तरीके से गाइडलाइन मेजोरिटी यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल नहीं है। जी। तो चलें, सही है। मेरे ख्याल से हमने एप्लीकेशन प्रोसीजर को काफ़ी हद तक कवर कर लिया। तो चलें, एक स्टूडेंट का एडमिशन हो गया पीएचडी में, उसके बाद वीज़ा प्रोसेस का क्या सीन है? क्योंकि मास्टर्स और बैचलर्स में तो आजकल काफ़ी स्टूडेंट्स को अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही, स्पेशली पिछले 2 सालों से। तो पीएचडी की क्या कंडीशन है वीज़ा की?